नमस्ते। एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा। इस अध्याय के लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक कृति का भाग 2 में संकलित है। आज हम इस अध्याय एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, के अभ्यास के प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। और इस अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड चैनल है और हम बढ़ेंगे अब इस अध्याय के प्रश्नों की ओर। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा रचित एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा। पहला प्रश्न है हमारे सामने। हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयास किया, उभारा है, वो आपको बताना है। हमारी आजादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा। यह बात अलग है कि ऐसे लोगों के योगदान के बारे में हमें कम ही पढ़ने को मिलता है। इस कहानी में लेखक ने ऐसे लोगों के योगदान को बहुत भली भांति उभारा है। इस कहानी के मुख्य पात्र वह काम करते हैं जिसका लोग आनंद तो लेते हैं, पर ऐसे काम करने वालों को हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। लेखक को भली भांति पता है कि ऐसे लोगों की कहानी में बहुत कम लोगों की दिलचस्पी होती है, इसलिए लेखक ने इसे एक प्रेम कथा की शक्ल दे दिया और रूप दे दिया ताकि लोगों की रुचि बनी रहे। दुलारी द्वारा नए और महंगे वस्त्र को आंदोलन के लिए समर्पित करना बहुत अहम है, क्योंकि अन्य लोग तो अपने फटे पुराने वस्त्र कपड़े ही सौंप रहे थे। दुलारी के उस कृत्य से पता चलता है कि उसके अंदर भी देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। जुलूस में टुन्नू का शामिल होना और उस दिन उसकी खद्दर वाली सफेद खद्दर वाली वेशभूषा से पता चलता है कि वह भी स्वाधीनता संग्राम में अपने तरीके से योगदान करना चाहता था। ऐसा अक्सर होता है कि किसी भी बड़ी लड़ाई में लोग सिपाहियों के योगदान को भूल जाते हैं और केवल सेनापति को याद रखते हैं। लेखक ने इस स्थिति की पुनरावृत्ति अपनी कहानी में की है। बेचारा टुन्नू गुमनामी की मौत मारा जाता है, जिसकी मौत पर आंसू बहाने के लिए केवल दुलारी बची हुई है। देखिए, यहां इस प्रश्न में बताया गया कि कई बार क्या होता है कि आजादी की जो लड़ाई है, देश आजाद हुआ भारत हमारा, उस भारत देश को आजाद कराने में ऐसे बहुत से व्यक्तियों का योगदान रहा जिनके नाम सभी को पता नहीं है, जो धूमिल हो चुके हैं, गुमनाम हो चुके हैं। तो यहां पर भी लेखक ने इस कहानी एही ठैया झुलनी हेरानी और रामा में, जो कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र ने एक कहानी बनाकर इसे प्रेरित करना चाहा, प्रसंग को बताना चाहा, दुलारी और टुन्नू आदि जो इसमें पात्र नाम आते हैं, उसकी प्रेम कथाओं को यहां चित्रित करने का प्रयास किया, एक शक्ल दी, एक रूप दिया उन्होंने, जिसमें और व्यक्ति जिस तरह से फटे पुराने वस्त्र लोगों को समर्पित कर रहे थे, परंतु दुलारी ने क्या किया, अपने नए वस्त्र देश की आजादी के लिए अर्पण कर दिए। और यहां पर जो व्यक्ति है, जो टुन्नू, वह जो खद्दर के वस्त्र, सफेद जो खद्दर के वस्त्र पहनते हैं, उस वेशभूषा से पता चलता है कि वो स्वाधीनता संग्राम में आंदोलन करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, भाग लेना चाहता है। तो दोनों एक तरह से प्रयास करते हैं। टुन्नू गुमनामी की मौत मारा जाता है और जिसकी मौत पर और कोई नहीं रोता, केवल दुलारी रोती है, वही अकेली बची हुई है। आगे प्रश्न देखें आप। थोड़े बड़ा प्रश्न जरूर है, कोई नहीं, आप संक्षेप में समझने का प्रयास कर लेंगे। कठोर हृदयी समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? दुलारी का जो चरित्र बताया कि कठोर हृदय की थी वो, परंतु फिर भी टुन्नू की मृत्यु के बाद वह क्यों विचलित हुई, उसका उत्तर हमें देना है। दुलारी मन ही मन टुन्नू से प्यार करने लगती है। ये अलग बात है कि अब तक उसने टुन्नू के सामने अपना रौद्र रूप ही दिखाया था। जिस प्यार की अभी शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई थी, उसका नायक इस तरह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बात दुलारी के मन पर गहरी चोट पहुंचाती है, इसलिए टुन्नू की मौत पर दुलारी विचलित हो जाती है। देखिए,
दुलारी मन ही मन टुन्नू से प्रेम करती है, परंतु वह अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं कर पाई थी। वह उसके सामने केवल अपना गुस्सा, अपना रौद्र रूप ही व्यक्त करती थी। परंतु अचानक टुन्नू की मृत्यु हो जाती है और दुलारी के मन पर इसकी बहुत गहरी ठेस पहुंचती है और टुन्नू की मौत होने के पश्चात दुलारी विचलित हो जाती है। आगे देखिए, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का वर्णन करना है। कंजली दंगल जैसी गतिविधियां मनोरंजन के लिए आयोजित की जाती थी। उस जमाने में फिल्में यदाकदा ही बनती होंगी। बड़े शहरों के लोगों को तो नसीब हुआ करती थी फिल्में, छोटे शहरों के लोगों को, छोटे गांव में रहने वाले लोगों को फिल्में कहां नसीब होती देखना। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में नाच, गाने, नाटक आदि से लोगों का मन बहलाना पड़ता था। नौटंकी, लवनी, पंडवानी आदि कुछ ऐसे परंपरागत लोक आयोजन होते थे। कजली दंगल जैसे इसलिए आयोजन किए जाते थे क्योंकि बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्ति तो फिल्म आदि देख करके अपना मनोरंजन कर लेते थे, लेकिन छोटे शहरों और छोटे कस्बों, गांव में रहने वाले व्यक्ति अपना मनोरंजन करने के लिए नाच, गाने आदि, कंजरी नाटक आदि का आयोजन कर पाते थे, जिससे कि वो मनोरंजन करते थे। आगे देखिए, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। उत्तर देखिए, दुलारी समाज के उस हाशिए का हिस्से है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। दुलारी समाज के उस हाशिए का हिस्सा है जिसे लोग अक्सर या प्राय नजरअंदाज करना ही पसंद करते हैं, फिर भी दुलारी विशिष्ट है। दुलारी अन्य नाचने गाने वालों की तरह कहीं से कमजोर नहीं है। उसकी कठोर आंखें बताती हैं कि कोई भी गिद्ध दृष्टि वाला मर्द उसे दबा नहीं सकता। उसे लड़कों की तरह कसरत करना और अपने भुजदंड निहारना पसंद है। उसे इस समाज के शक्तिशाली लोगों से डर नहीं लगता और ऐसे लोगों के बीच भी वह अपने मन की कहना और करना जानती है। यानी कि इस प्रश्न में बताया गया कि दुलारी किसी से डरती नहीं है, वह अभी तो लड़कों की भांति योगासन करती है, अभ्यास करती, कसरत करती, व्यायाम करती है, वो किसी से भयभीत नहीं होती है। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहां और किस रूप में हुआ? ये प्रश्न है कि दुलारी जो है टुन्नू से पहली बार कहां मिली और कैसे मिली। उत्तर, दुलारी और टुन्नू की मुलाकात किसी जलसे में हुई थी। जलसे किसी सभा में, जहां दोनों अलग अलग स्थानों से कंजली दंगल के लिए आए हुए थे। अलग अलग जगह से दोनों पहुंचे हुए थे कंजली दंगल के लिए देखने के लिए। वहां पर उस कार्यक्रम में दुलारी जैसी प्रचंड गायिका को टक्कर देने वाला टुन्नू मिला। टुन्नू की गायकी और आत्मविश्वास से दुलारी पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। उधर टुन्नू भी दुलारी के अनोखे व्यवहार से प्रभावित हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो गए थे। इस प्रकार उनकी मुलाकात हुई। दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहां तक उचित था कि क्या कहा दुलारी का टुन्नू को? दुलारी ने टुन्नू से क्या कहा? तय सर बउला बोल जन्नई में कब देख ले लौट। दुलारी की इस आपेक्ष में आज के युवा के लिए क्या संदेश छिपा है? आपेक्ष नहीं, आक्षेप होना चाहिए, यहां पर गलत छपा हुआ। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। पहले हम इसको ठीक कर देते हैं। कर दिया, ठीक है। आक्षेप, आक्षेप का अर्थ है कटाक्ष, व्यंग्य आदि। इस कटाक्ष में दुलारी का कहना है कि टुन्नू एक साधारण परिवार से आता है, इसलिए उसके द्वारा नोटों की बात करना बेमानी है। इस तरह की बातें गायन के द्वारा नोक झोंक का एक अहम हिस्सा होती हैं, लेकिन इस तरह के कटाक्ष में भी संदेश छिपा होता है कि आजकल के युवा अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और कई बार उनसे ऐसी चीजें दिलाने के लिए जिद करते हैं जिसमें उनके माता पिता असमर्थ हो जाते हैं। आपको कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिसमें से किशोर वह लड़के या लड़की के पास महंगा स्मार्टफोन होगा, लेकिन उसके माता पिता के पास सस्ते वाला मोबाइल फोन मिलेगा। यहां पर देखिए, जो बातें बताने का प्रयास किया गया, ये हमारे बिल्कुल हूबहू सच्चाई है। हमारे आसपास हमारे घर की अपनी कहानी को बयां करता है कि माता पिता से बच्चे कई बार जिद कर बैठते कि मुझे तो इस प्रकार का बड़ा फोन चाहिए, एंड्रॉयड स्मार्टफोन चाहिए। माता पिता बेचारे मजदूरी मेहनत करके अपना प्रयास करके जीवन जीते हैं, परंतु बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं और माँ बाप न चाहते हुए उन्हें
इस प्रकार का मोबाइल फोन दिलाने पर मजबूर हो जाते हैं। आगे बताएं, युवाओं को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने माँ बाप पर भार न बने बल्कि उनका सहारा बने। यानी कि जीवन की सच्चाई को व्यक्त करना चाहा इस कहानी में लेखक द्वारा। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? उत्तर देखिए, दुलारी और टुन्नू ने अपने अपने तरीके से स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया। दुलारी ने वस्त्रों की होली जलाने के लिए अपनी महंगी साड़ी दे दी। साड़ी मतलब जो वस्त्र आदि थे, कपड़े थे, वो सब चीजें उन्होंने डोनेट कर दान दे दी। टुन्नू उस जुलूस में अपनी भागीदारी दिखा रहा था। दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? जब सुबह टुन्नू दुलारी के लिए धोती लेकर आता है तब वह रेशमी कपड़ों की जगह खादी के कपड़े पहनता है। यह बात दुलारी के मन में शायद घर कर जाती है। उसी से प्रेरित होकर वह अपनी महंगी साड़ी अर्थात जो महंगे महंगे वस्त्र थे उनकी होली के लिए समर्पित कर देती है। बाद में टुन्नू की मौत के बाद जब वह गाने जाती है तो टुन्नू का दिया हुआ खादी का वस्त्र पहनती है। यह सब दिखाता है कि टुन्नू के प्रति दुलारी के प्रेम ने उसे देश प्रेम तक पहुंचा दिया। इस तरीके से हो जाता है कि दुलारी के मन में देश प्रेम की भावना प्रकट हो जाती है। आगे देखिए, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बने कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसके किस मानसिकता को दर्शाता है? यानी कि जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था और स्वदेशी अपनाने की बात की जा रही थी, तब बहुत से लोगों ने अपने फटे पुराने वस्त्र जलाने के लिए बाहर फेंक दिए थे, परंतु दुलारी ने अपने सभी रंगीन वस्त्र जो कि बहुत विदेशों से बड़ी बड़ी महंगी साड़ियां जो लेके आई गई थी उनको वह फेंक देती है। उसकी मानसिकता क्या दिखाती है? दुलारी समाज के उस वर्ग से आती है जिसे लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। दुलारी के लिए वस्त्रों की होली में अपना योगदान देना एक सुनहरे मौके की तरह था जिससे वह भी इस समाज में अपनी भागीदारी साबित कर सके। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों को फेंक दिया होगा, जिससे कि वह प्रदर्शित कर सके कि स्वदेशी वस्तुओं का अपना अलग महत्व होता है, खादी आदि का अपना महत्व होता है। अगला प्रश्न देखिए, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? टुन्नू का प्रेम असल मायने में किसी किशोर के प्रेम की तरह ही है, क्योंकि दुलारी ने कभी भी उसके प्रेम को स्वीकृति नहीं दी। फिर उसके विवेक ने उसे ललकारा होगा कि कोई सार्थक काम करने वाली दुलारी के हृदय में जगह बनाई होगी, इसलिए वह स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के लिए चला जाता है। यानी दुलारी की कुछ बातों से प्रभावित हुआ टुन्नू और वह आगे इस प्रकार से बढ़ जाता है स्वाधीनता आंदोलन के लिए। अंतिम प्रश्न इस अध्याय का है ये, यही ठैया झुलनी हेरानी और रामा का प्रतीकार्थक बताइए। कि इस जो शीर्षक है यही ठैया झुलनी हेरानी और रामा के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है, यह गाना हिंदी फिल्म के मशहूर गाने झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। कौन सा गाना? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उसी गाने की तरह यह गाना भी दिया गया है, यही ठैया झुलनी हेरानी और रामा उस गाने की तरह है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने में नायिका अपने प्रिय आभूषण के खोने की बात करती है और लोगों से पूछती कि शायद कोई उसका पता बता दे। इस गाने में झुलनी को उसके मरे हुए प्रेमी का प्रतीक बताया गया है जो कि हमेशा उसके लिए खो गया है। यानी कि झुलनी यही ठैया झुलनी हेरानी और रामा, कहते हे राम जरा कोई इसमें ऐसा व्यक्ति है जो मेरे प्रेमी का पता मुझे बता दे, इस स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी प्रेमी का मुझे पता बता दे। इस प्रकार से बताने का प्रयास लेखक ने किया है और ये एक तरह प्रतीकार्थक रूप में प्रयोग हुआ है जो कि अपने अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। आप यह वीडियो YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर देख रहे थे। मैं हूं डॉक्टर बसंत बंसल, आपका धन्यवाद।